हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत शानदार होंगे, मस्त होंगे, मजेदार होंगे। मैं वीनस जैन, आपका फिजिक्स मेंटर, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं एक शानदार सीरीज में, कॉन्सेप्ट मास्टर सीरीज, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन के अंदर हम बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, दैट इज टॉर्क। टॉर्क को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? फोर्स लगा रहा हूं इस तरह से। लेट्स से ये फोर्स मेरा एफ है, करेक्ट। किसके अबाउट निकाल रहा हूं मैं टॉर्क? टॉर्क हमेशा निकाला जाता है किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट, करेक्ट। जनरली अगर मैं 2D बॉडीज की बात करूं तो मैं अगर बोल रहा हूं कि इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं टॉर्क, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं, तो एक्चुअली मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं, राइट। द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, करेक्ट। लेकिन कई बार उसको ऐसा बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है कि हम ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर बात? चलिए, तो हम टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं? ओ पॉइंट के अबाउट। फोर्स कहां लग रहा है? पी पॉइंट पे लग रहा है। ओ और पी के बीच की दूरी कितनी है? आर है, करेक्ट। सो बेसिकली पी इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जो टॉर्क दिया जाता है वो दिया जाता है आर क्रॉस एफ। ये आप सब जानते हैं, राइट। टॉर्क क्या होता है भाई? आर क्रॉस एफ होता है, राइट। अच्छा, क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है? टॉर्क एक वेक्टर है, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, आर पोजीशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये भी क्या आ रहा है? वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। इसका अगर मैं ऐसा यूनिट देखूं तो फोर्स भाई न्यूटन और आर मीटर में, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। वेरएज डायमेंशन की बात करें तो फोर्स के डायमेंशन होते हैं MLT-2 इंटू एल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको 100% क्लियर ही होगी। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, जो तीसरा वेक्टर होता है, मतलब सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी करूं अगर मैं, तो जो सी वेक्टर होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, और दोनों के प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है। सी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, एंड दैट मीन्स इट विल डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द ए एंड परपेंडिकुलर टू द बी। सिमिलरली यहां पे अगर टॉर्क है, और ये टॉर्क के लिए नहीं, ये जनरल हर वो क्वांटिटी, हर वो फॉर्मूले के लिए वैलिड है जहां पर ए क्रॉस बी वाला फॉर्मेट लग रहा है। तो जो सी होता है वो हमेशा ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है वो ए और बी के तो परपेंडिकुलर है ही। क्लियर बात? चलो, तो यहां पे आप देखो, ये जो टॉर्क है इसके मैग्नीट्यूड को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। इट इज आर क्रॉस एफ को मैं किस तरह से लिख सकता हूं? आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा को कहीं एक बार साइन थीटा आर के साथ दे दो, एक बार साइन थीटा एफ के साथ दे दो, तो ये हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स या एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। अगर आपको आर पता है तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स निकाल लो, और फोर्स पता है तो उसके परपेंडिकुलर आर वेक्टर निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम बन जाएगा। करेक्ट? तो आपको क्या करना है, यहां पे आप देखो मैंने क्या किया, फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द आर वेक्टर ले लिया और परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर ले लिया। हमें सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, जो अलोंग ईच अदर है वो तो जीरो हो जाएंगे, उनका कोई काम नहीं है। वेरएज अगर मुझे फोर्स पता है तो अपन आर को ही परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फोर्स और आर के बीच में एंगल थीटा है, तो मैंने क्या किया, यहां पे एक ले लिया, ये आ गया अपना आर कॉस थीटा, ये हो गया अपना आर साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स कर दिया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। करेक्ट? करेक्ट? चलिए, साइलेंस, सर्वेश, दिया, कोई दिक्कत आ रही है बेटा स्ट्रीम में? स्ट्रीम में कोई दिक्कत आ रही है? ऑडियो में कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ। इज इट क्लियर टू एवरी बालक? परफेक्ट है? चलो, परफेक्ट है। एक बार यूट्यूब पे जो जनता बैठी है उनसे ही पूछ लिया जाए, क्या यूट्यूब पे सब चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अब बात करते हैं हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, राइट। लेकिन उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने के पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है यहां पे? एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और दोनों वर्टिकल वॉल और ग्राउंड क्या है? फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, ठीक है। ग्रेविटी एंड द कॉन्टैक्ट फोर्सेस फ्रॉम द वॉल एंड द फ्लोर आर द ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉड। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, और क्या लग रहा है? जो कॉन्टैक्ट के कारण फोर्सेस लग रहे होंगे वो, ठीक है।
तो एक फोर्स यहां लग रहा होगा, एक फोर्स यहां लग रहा होगा और एक ग्रेविटी नीचे लग रही होगी, ठीक है, ओके। और क्या दे रखा है, एट द इंस्टेंट शोन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा इज गिवन इन द डायग्राम, ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन द रॉड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या किया, ए पॉइंट और बी पॉइंट ये कहां है, रॉड के ऊपर। ए पॉइंट और बी पॉइंट कहां है भाई, रॉड के ऊपर। और ए डैश और बी डैश ये जो पॉइंट्स है ये वॉल और फ्लोर पे है। तो ए डैश और बी डैश जो पॉइंट है वो कहां होंगे भाई, ए डैश बी डैश ये जो पॉइंट्स होंगे वो कहां होंगे, फ्लोर पे होंगे, करेक्ट। ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। सी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, सी सेंटर ऑफ मास ले लेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट डायग्राम दे रखा है आपको प्रॉपर, है ना। ग्रेविटी नीचे दिखा रखी है, ए पॉइंट दीवार पे दे रखा है वॉल पे, बी पॉइंट या जमीन पे दे रखा है फ्लोर पे, ए पॉइंट रॉड पे मानना है, क्वेश्चन में लिखा है बी पॉइंट बी आपको रॉड पे मानना है, ए डैश बी डैश फिक्स्ड है और ए बी रॉड के साथ अटैच्ड है। तो रॉड मूव करेगी तो ए डैश बी डैश जो रहेंगे वो तो फिक्स रहेंगे, लेकिन ए और बी उसके साथ साथ अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ये कहानी क्लियर है। चलो अब आपको दिख रहा है ये पॉइंट जो अपन ने लिया इंटरसेक्शन पॉइंट, ये ओरिजिन माना है अपन ने, और ये रॉड जो है वो इस तरह से घूम रही है ना। अब आपको पता है कॉमन सेंस की यार ये रॉड जो होगी वो क्या करेगी, धीरे 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 ऐसे घूमेगी। और हमको पता है, हमने शायद क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो आई थिंक सर्कुलर पाथ में घूमता है ना। सेंटर ऑफ इसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट रहता है वो सर्कुलर पाथ में आता है, ठीक है, आई थिंक सर्कुलर पाथ में आता है ना। जो भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं उसकी चाहे तो। अब इधर देख, पूछा क्या है आपसे कि भाई टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये जो इक्वेशन है परपेंडिकुलर टू एक्सिस डिटाइड टू ए, टाउ इक्वल टू ये, आई अल्फा इक्वल टू डी एल बाई डी टी, इन सब में से भाई कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत एक्सट्रीमली हाई होना चाहिए। जब तक आपके बेसिक फंडे क्लियर नहीं होंगे ये सिंपल चीजें समझ में नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम जटिल प्रॉब्लम के पीछे घुस जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं भैया हम टफ प्रॉब्लम करेंगे, टफ प्रॉब्लम से हम महान बनेंगे, और हमारे बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं वही हिले हुए होते हैं। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल हिले हुए हैं तो आप चाहे कुछ कर लो, कहीं ना कहीं मिस्टेक आप कर ही दोगे। इसीलिए आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सीरीज और इसमें आज का क्वेश्चन लेके आया हूं भाई, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैं बिल्कुल बेसिक सवाल बहुत 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 बल्कि सा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो कोई यार 15-20 पन्ने में सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, नहीं। लेकिन जो चीजें सिखाई जाएगी, जो कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे वो डेफिनेटली आपके काम आएंगे, आपके अपलिफ्टमेंट में, आपके नॉलेज को अपलिफ्ट करेगा, वो डेफिनेटली आपको यहां पर सीखने को जरूर मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि भाई आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट पॉइंट ओ दैट इज ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा था, वो वर्टिकल वॉल और ग्राउंड का इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड सी इज द सेंटर ऑफ रॉड एट द इंस्टेंट। आपको बताना है भाई एलओ और एलसी का कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है अपने को। ठीक बात है, कोई बात नहीं, ये दोनों देख लेंगे अपन, ठीक है। ये दोनों चीज समझने के पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, पहली बात तो ये कि हम ये सीखें कि क्या हमें एंगुलर मोमेंटम किसी भी जनरल पॉइंट पे निकालना आता है क्या, फॉर जनरल प्लेनर मोशन। अगर मैं लिखूं फॉर जनरल प्लेनर मोशन, फॉर जनरल प्लेनर मोशन, है ना, मतलब ये मैं सिर्फ 2D बॉडीज की बात कर रहा हूं, 3D बॉडीज और उनकी एक्सिस के बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे इस सीरीज में, ठीक है। अभी अपन सिर्फ 2D बॉडीज की बात करते हैं, जनरल प्लेनर मोशन की बात करते हैं, और हम बात कर देंगे एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट कैसे लिखा जाता है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी पे अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मान लो कोई भी बॉडी है, रैंडम सी बॉडी है ना, अभी मैं रॉड ही कंसिडर करता हूँ ताकि रिलेटेबल लगे आपको, हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि रॉड ही कंसिडर की जाए। याद करो, क्या हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि इसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है वो यहाँ कहीं पे होता है। हालांकि अगर आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं पता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हम ऐसा मानते हैं कि ये इस पॉइंट के अबाउट ये पूरी रॉड क्या कर रही होगी, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रही होगी, ठीक है। ये पूरी रॉड क्या कर रही होगी, सिर्फ और सिर्फ
रोटेशनल मोशन कर रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये रोटेशनल मोशन कर रही है इसके अबाउट, तो मैं मान लेता हूं कि ये ओमेगा है, करेक्ट। अगर ये ओमेगा है तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये एल है, यहां से यहां तक एल है, क्या ये जो डिस्टेंस होगी ये भी L/2 होगी क्या? अरे आधी डिस्टेंस L/2, करेक्ट। और इसकी जो वेलोसिटी होगी बेसिकली क्या वो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर होगा, ओमेगा क्रॉस आर। तो यहां पे कितना लिख दिया मैंने, L/2 इंटू ओमेगा, ये इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी ना। अच्छा, मेरा उद्देश्य आपको वेलोसिटी निकालना सिखाना नहीं था, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ये आपको पता होगा, और नहीं पता हो तो बेटा सीखो, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर के अबाउट कोई भी जी पॉइंट ले लेते हैं ना, ठीक है, कंसिडर एनी पॉइंट जी, एंड लेट्स से इफ आई हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट पॉइंट जी, then how can we write this? It is angular momentum of center of mass about point G, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपको मोमेंट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास का अबाउट जी प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सीओ एम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सीओ एम। इससे क्या होगा, देख बेसिकली क्या होगा यार समझना, ये जी पॉइंट, ठीक है, अब जी पॉइंट अपन यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। जब अपन जी पॉइंट लेंगे तो अपने को यहां पे लिखना पड़ेगा एम इंटू, ये ट्रांसलेशनल है ना, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, और आर किसका, सेंटर ऑफ मास का, करेक्ट। वेलोसिटी किसकी भाई, सेंटर ऑफ मास की, आर तो डिस्टेंस हो गई उस पॉइंट से। अब सोच, अगर ये पॉइंट यहां लेगा तो आर वेक्टर अलग, यहां लेगा तो आर वेक्टर अलग, यहां लेगा तो आर वेक्टर अलग। क्या एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का जैसे जैसे मैं पॉइंट चेंज करते जाऊंगा क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज होता जाएगा, यस और नो? ईमानदारी से बताओ मुझे, क्या जैसे ही मैं पॉइंट चेंज करूंगा क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, हाँ कि ना? जी भैया बिल्कुल चेंज करेगा, 100% चेंज करेगा, करना भी चाहिए। क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आंख बंद करके अपन आई ओमेगा लगा देते हैं क्या, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू मेगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू मेगा। अब क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हैं अपन सब कुछ तो इसको वेक्टर फॉर्मेट में चलने दो, करेक्ट, क्लियर बात, करेक्ट। अब एक चीज समझ यहां पे, क्या ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगी तेरी, इट विल डिपेंड ऑन जी, बट ये जो क्वांटिटी है क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ जी है, इसको जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी तो जी पे डिपेंडेंट हो जाएगी ना यार। क्या ओवरऑल क्वांटिटी तो जी डिपेंडेंट हो जाएगी, मतलब वो डिपेंड करेगा कि हमने किस पॉइंट के अबाउट निकाला है, डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा कि हमने किस पॉइंट के अबाउट निकाला है, करेक्ट। अच्छा ये बात है। चलो अब क्वेश्चन में बात की थी ए बी और ए डैश बी डैश की, अगर आपको याद हो तो ए बी उनने बॉडी के ऊपर लिए थे और ए डैश बी डैश उनने फिक्स्ड पॉइंट ले लिए थे, ठीक है। अब सोच जैसे जैसे बॉडी घूमेगी, जैसे जैसे बॉडी घूमेगी क्या मेरे पॉइंट्स भी घूमेंगे? इफ आई कंसिडर पॉइंट्स ऑन मटेरियल, ए बी, करेक्ट, पॉइंट्स ऑन द मटेरियल। मेरे को एक बात बताओ यार, अगर मैं कोई बॉडी पे पॉइंट ले लेता हूं, समझना एक चीज, क्या अगर मैं बी के ऊपर बैठ के ए को देखूं, बी के ऊपर बैठ के ए को देखूं तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बॉडी बी के अबाउट घूम रही है? अगर मैं बी के ऊपर बैठ के, बी के ऊपर बैठ के अगर मैं ए को देखूं तो क्या मुझे सिर्फ रोटेशनल मोशन दिख रहा होगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मुझे क्या लगेगा कि बॉडी घूम रही है ऐसे, मुझे क्या लगेगा बॉडी घूम रही है ऐसे बी पॉइंट, क्यों? क्योंकि बी मेरा मूवेबल पॉइंट है, बी क्या है मेरा मूवेबल पॉइंट है। हाँ यार भैया बी मूवेबल पॉइंट है आपका, बी क्या है अपना मूवेबल पॉइंट है, करेक्ट है बिल्कुल बात। अब मेरी बात समझ, अगर मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है, अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखूंगा मैं? एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा?
क्या m इंटू आर क्रॉस VCOM, m इंटू आर क्रॉस VCOM, क्या VCOM लिख दूं, VCOM लिख दूं, इट इज जस्ट R ओमेगा प्लस ICOM इंटू ओमेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? ये बात क्लियर है? क्या आई ओमेगा अपन लिखते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस m इंटू आर क्रॉस v लिख दिया मैंने, और v को ओमेगा r लिख दिया। घूम रही है ना उसके अबाउट, उसके अबाउट बॉडी घूम रही है ना। अच्छा हाँ भैया घूम रही है, बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना mr स्क्वायर प्लस ICOM इंटू ओमेगा। याद कर, क्या ये कुछ पैरेलल एक्सिस थ्योरम जैसा दिखा देखो? अरे हाँ भैया, ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। क्या ICOM प्लस MR स्क्वायर इज इक्वल टू I अबाउट एनी पॉइंट? तो देख L क्या हो गया तेरा I ओमेगा, लेकिन हमेशा याद रखना I क्या है यहाँ पे, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पॉइंट। बोलो क्या ये जो मेरा पॉइंट है ये नॉन इनर्शियल पॉइंट है? डोंट यू थिंक दैट दिस पॉइंट इज माय नॉन इनर्शियल पॉइंट? बोलो गाइस, यस और नो। क्या ये मेरा नॉन इनर्शियल पॉइंट है? अरे घूम रहा है ना, ओमेगा भी चेंज हो सकता है और हो रही है इसके समय के साथ। अभी देखा सब कुछ होगा तो अल्फा भी आ जाएगा, सूडो फोर्स लगने लग जाएंगे, पर फिर भी उस पॉइंट के अबाउट जो कि रॉड के ऊपर ही है, उस पॉइंट के अबाउट क्या आई ओमेगा अपन लगा सकता है आराम से। करेक्ट। चल अब मैं कोई स्पेस पॉइंट ले लेता हूं ना, केस 2 स्पेस पॉइंट ले लेते हैं अपन स्पेस पॉइंट ले लेते हैं। करेक्ट। अगर मैंने स्पेस पॉइंट ले लिया, स्पेस पॉइंट ले लिया, स्पेस पॉइंट ले लिया, स्पेस पॉइंट ले लिया, अब क्या होगा? अब बॉडी मुझे घूमती हुई तो नहीं दिखेगी यार। करेक्ट। ऑल पॉइंट्स नीड नॉट टू बी अपीयरिंग टू मूव इन अ सर्कुलर पॉइंट अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट या बी डैश। जैसे मान लो कि अपन ने ये लिया है ना, और ये जमीन का अपन ने पॉइंट कंसिडर कर लिया बी डैश, ठीक, और यहां पर अपन ने कंसिडर कर लिया ए डैश। अब एक रॉड है, वो रॉड है, रॉड के ऊपर पॉइंट है ए और बी, हालांकि उससे अपने कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये अपना पॉइंट सी है, ठीक है। अब ये घूम तो रही होगी ऐसे। करेक्ट। तो ऑल पॉइंट्स नीड नॉट टू appear to move in circular motion about b dash। क्या b dash जो मेरा पॉइंट है ये एक इनर्शियल पॉइंट है? क्या b dash जो मेरा पॉइंट है ये इनर्शियल पॉइंट है? करेक्ट। तो क्या यहां से क्लियरली कट पता चल रहा है मुझे कि भाई यहां पे L इक्वल टू में आई ओमेगा लगा ही नहीं सकता? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या इस पॉइंट के अबाउट मैं L इक्वल टू आई ओमेगा नहीं लगा सकता? क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि पिछले वाले केस में लगा सकता हूं। अरे हाँ कि ना यार, बड़ा सिंपल तो है भाई, क्योंकि उस में लगा सकते हैं तो इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट है। एक घूम रहा है बॉडी के साथ और एक बॉडी के साथ नहीं घूम रहा है, एक बॉडी के साथ नहीं घूम रहा है। करेक्ट। चलो ये दो पॉइंट तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। दूसरा पॉइंट और पॉइंट समझते हैं इसमें आगे। याद कर, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन में और टाउ में एक रिलेशन है? ये सारे पॉइंट्स में इसलिए बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। उस वाले क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स काम आने वाले, सारे पॉइंट्स, ठीक है, इसलिए वो बताना बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ, डू यू नो रिलेशन बिटवीन टाउ एंड एंगुलर मोमेंटम एंड टाउ और अल्फा? पता है क्या? क्या आपको ये बात पता है? क्या मैं लिख सकता हूं इन जनरल? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। L इज इक्वल्स टू
टाउ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल. टाउ इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एल. करेक्ट. अबाउट पॉइंट in general planar motion. करेक्ट. अब सोच एक्चुअली में क्या है ना, ये टाउ नहीं लिखना चाहिए, इसको हमेशा लिखना चाहिए नेट टॉर्क. क्या लिखना चाहिए इसको? नेट टॉर्क. जब आप टॉर्क लिखोगे तब आपके साथ गड़बड़ होगी ही होगी. आपको इसको हमेशा नेट टॉर्क लिखना है. ये आदत डाल लो. नेट टॉर्क क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि टॉर्क ड्यू टू रियल फोर्सेस प्लस टॉर्क ड्यू टू सूडो फोर्सेस इज इक्वल्स टू जो होता है वो डी बाई डी टी ऑफ एल होता है. मेरे हिसाब से अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ये जो टॉर्क लिखा जाता है, दिस इज द टॉर्क ड्यू टू ऑल द रियल फोर्सेस एंड दिस इज द टॉर्क ड्यू टू सूडो फोर्सेस. सूडो क्यों? अरे भैया कभी एक्सीलरेटेड भी तो हो सकती है फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम. कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम हुई तो सूडो फोर्स नहीं आएगा उसका, और सूडो फोर्स आएगा तो फिर सूडो टॉर्क लेना पड़ेगा. करेक्ट. करेक्ट. अगर मैं यही बात कर लूं बी और बी डैश की, अगर मैं यही बात कर लूं बी और बी डैश की, मैंने बी किसको माना? बी शायद मैंने नॉन इनर्शियल को माना है ना. बी मैंने नॉन इनर्शियल, बी मैंने इनर्शियल को माना है. गैस किसको माना भाई? पीछे लो. बी डैश क्या है अपना? इनर्शियल पॉइंट है. बी डैश क्या है अपना? इनर्शियल पॉइंट. अगर मैं इनर्शियल पॉइंट, हाँ लाल कुमार झा बेटा सब बताएंगे, टेंशन मत ले यार. अभी अभी पढ़ते रहो, अभी कॉन्सेप्ट के बीच में कुछ नहीं. जैसे कॉन्सेप्ट खत्म होगा फिर मैं आपसे बात करूंगा बहुत सारी, और फिर अपन सब कुछ करेंगे उसमें. ठीक है, आप एलन ज्वाइन कर लो, फिर अपने आप सब समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ाया जाता है. वहाँ पे टीचर सबको दिन भर गाइड करेंगे, खूब मजे से पढ़ना. ललन कुमार झा. ठीक है, चला अब बात करते हैं अपन इनर्शियल पॉइंट बी डैश की. इनर्शियल पॉइंट बी डैश और नॉन इनर्शियल पॉइंट बी पॉइंट रॉड पे और बी डैश कहाँ है? जमीन पे. करेक्ट. सोच यार, अगर मैं कोई इनर्शियल पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी मैंने इनर्शियल पॉइंट ले लिया जो कि जमीन पे है, क्या जमीन पे होने के कारण उसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा ही नहीं, तो सूडो टॉर्क लगेगा ही नहीं. क्या सूडो टॉर्क जीरो हो गया? सूडो टॉर्क तो जीरो हो गया, लेकिन क्या एल इक्वल टू आई ओमेगा नहीं लगा सकता? एल इक्वल टू आई ओमेगा नहीं लगा सकता. और अगर एल इक्वल टू आई ओमेगा नहीं लगा सकता, इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि भैया जो नेट टॉर्क होगा उसको अपन डी एल बाई डी टी तो लिख सकते हैं, लेकिन उसको आई अल्फा नहीं लिख सकते. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हद इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि बी डैश पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो ही नहीं रहा. नो प्योर रोटेशन अबाउट बी डैश. नो प्योर रोटेशन अबाउट बी डैश. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? बट अगर मैं वो वाला पॉइंट ले लू, बी वाला पॉइंट ले लू, अगर मैं बी वाला पॉइंट ले लू तो बड़ा आसान चीज हो जाएगी भाई. क्यों? बी के ऊपर ही बैठ के घूमना है अपने को. तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, जो नेट टॉर्क आएगा, नेट टॉर्क कैसे लिखा जाएगा भाई? टॉर्क ड्यू टू रियल फोर्सेस प्लस टॉर्क ड्यू टू सूडो फोर्सेस. नेट टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आई अल्फा. इस पे तो बड़े आराम से लिख सकते हैं. बोलो, आया समझ में? तो कई बार ऐसा होता है, देखो है ना, हर बार आपको बच्चे सोचते हैं भैया किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालू? क्या इनर्शियल फ्रेम के अबाउट निकालू, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालू, बी के अबाउट निकालू, बी डैश के अबाउट निकालू? तो ऐसा कोई जनरल रूल बना ही नहीं सकते. ये सारी सिचुएशन डिपेंडेंट चीजें हैं, और जब तक ये सिचुएशनल डिपेंडेंट चीजें हैं भाई, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगा के और आंसर निकाला जाएगा. यस और नो? अरे हाँ ना तो आपको बोलना ही पड़ेगा भाई. क्या ये कॉन्सेप्ट सीख के आपकी आत्मा को मजा आया?
क्या ये कॉन्सेप्ट सीख के आपकी आत्मा को मजा आया? अच्छा, एक चीज और समझना है यहाँ पे, एक चीज और समझाता हूं मैं। शेडो वाइट 12th में बेसिक्स में अगर दिक्कत आ रही है तो आप पहले फॉर्मूले पे फोकस करो, है ना। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है बेटा, पहले फॉर्मूले पढ़ो और प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर्स लगा लो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं वो, है ना। बाकी फिर हमसे कांटेक्ट कर लेना, हम और अच्छे से गाइड कर देंगे आपको कि क्या करना है। ठीक है बेटा? ठीक है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब एक चीज और समझिए यहाँ पे। अगर मैं, जैसे मैंने पॉइंट यहां पर बी लिए हैं, नॉन इनर्शियल पॉइंट, क्या सेम पॉइंट में ए भी ले सकता हूं ऊपर? अरे ले सकता हूं कि नहीं? जिस तरह से मैंने बी पॉइंट यहां रॉड पे लिया है, अरे ए भी तो ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत थोड़ी, इसमें घर की बात है ना वो तो। कहीं भी ले लो तो कोई दिक्कत थोड़ी, ये भी मूविंग है और ये भी मूविंग है, तो ए के रेस्पेक्ट से निकालो या बी के रेस्पेक्ट से निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं पॉइंट लेता हूं बॉडी के ऊपर ए, अबाउट ए पॉइंट के अबाउट ले लेता हूं, ठीक है, तो क्या वही वाली बात हो जाएगी कि भाई जो नेट टॉर्क होगा, टॉर्क ड्यू टू रियल फोर्सेस प्लस टॉर्क ड्यू टू सूडो फोर्सेस, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा। क्या यहां पर अगर मैं बी पॉइंट के अबाउट देखूं तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या ए पॉइंट के अबाउट देखूं तो इसका रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा? अरे रहेगा ना। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट घूम रही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो अगर आई कांस्टेंट है हियर, आई इज कांस्टेंट बिकॉज वी हैव चोजन पॉइंट ऑन दी बॉडी, इसीलिए मैं इसको आई अल्फा लिख सकता हूं। मेरे हिसाब से और क्लैरिटी आई होगी आप तक को कि आपने आई अल्फा क्यों लिखा और वो वाले केस में अपन आई अल्फा क्यों नहीं लिख पा रहे थे। आया क्या? आया क्या? क्या यहां पे समझ में आया कि आई अल्फा क्यों लिख पा रहे हैं अपन? डी ओमेगा बाई डी टी, एल बाहर निकाल, एल क्या ना बोल रहा हूं मैं, आई बाहर निकाल लो, तो आई कांस्टेंट है। अरे जब मैंने पॉइंट बॉडी के ऊपर ही ले लिया और बॉडी घूम रही है, बॉडी घूम रही है, तो क्या आई में कांस्टेंट मान सकता हूं? और अगर मैंने आई को कांस्टेंट मान लिया तो मेरा काम हो गया। जिसे आई कांस्टेंट निकाला, डी ओमेगा बाई टी अल्फा हो गया, इसको मैं आई अल्फा लिख सकता हूं। करेक्ट? क्या अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाता तब भी यहां पर जो टीपी था बेसिकली ये जीरो हो जाता? जैसे मान ले यार ये बॉडी है, अब ये घूमेगी, अगर ये घूमेगी तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी, ये जब नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो ये पॉइंट भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं। अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं तो क्या इसके सेंटर के अबाउट मुझे सूडो फोर्स लेना पड़ेगा? अरे सूडो फोर्स लेना पड़ेगा कि नहीं? देख, सूडो फोर्स लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सेंटर के अबाउट ही पॉइंट ले लेता तो क्या सूडो फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाता? क्या सूडो फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाता? यस और नो? चलो आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अपन देख लेते कौन कौन से एप्लीकेबल है। सोच, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। टाउ इक्वल टू आई अल्फा क्या हम लगा सकते हैं इफ इट इज अटैच टू पॉइंट सी? क्या सी पॉइंट के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लग जाएगा? जी हाँ लग जाएगा। क्यों? अभी अपन ने देखा। अरे इसके कारण सूडो फोर्स का टॉर्क फोर्स फोर्स सब जीरो हो जाएगा ना, काम खत्म हो जाएगा उसका। अच्छा, आई अल्फा इक्वल टू डी एल बाई डी टी क्या बी पॉइंट के अबाउट लग जाएगा? और टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी क्या अपना बी डैश के अबाउट लग जाएगा? क्या अपना बी डैश के अबाउट लग जाएगा? करेक्ट? तो आप देखो, अभी अपन ने देखा कि जो बी पॉइंट है इसके अबाउट तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा इक्वल टू डी एल बाई डी टी लगा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड वाले पॉइंट के अबाउट नहीं लगा सकते। तो ये तीनों तो सही है, ये तीनों सही है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया ए पॉइंट के अबाउट दे रखा है। देखो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, क्या ये ए पॉइंट के अबाउट नहीं लगेगा? सबसे पहला ही केस देखा था अपन ने। करेक्ट? देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। जो गलत है वो सही है। क्या पूछा उन्होंने? नॉट एप्लीकेबल। जो गलत है वो सही है। बोलो हाँ पीयूष पाटीदार जी, हम कोटा से ही हैं, हम सभी एलन के ही टीचर्स हैं और आपको कोटा से ही पढ़ाया जाता है यहाँ पे।
तो जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसकी कुछ ग्लिम्स, कुछ झलकियाँ, कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाते हैं ताकि आपका भी भला हो सके। वाई शुड कोटा पीपल हैव ऑल द फन। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपको एलओ और एलसी कंपेयर करना है। इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ और पॉइंट सी। देखो यार बड़े सिंपल सी चीज है। तो अगर मैं यहां पर एक रॉड कंसिडर कर लूं, क्या मैं जानता हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो अपन ने कितना निकाला था, L/2 इंटू ओमेगा। याद है मैंने ICOR बनाया था यहाँ पे ऐसे करके, तो इसकी जो वेलोसिटी लिखी थी वो कितनी लिखी थी, L/2 इंटू ओमेगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। ये पॉइंट अपना C है, ये पॉइंट अपना O है, करेक्ट। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम निकालने में डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। याद करो, अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट पॉइंट O, सो इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट O प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। या एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऐसे मत लिखो, हाँ अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख लो, करेक्ट। इसका भी प्रूफ करवा दूंगा। अगर किसी को चाहिए कि भैया ये प्रूफ ये कहां से आया, तो मैं इसका भी प्रूफ अगले सेशन में आपके लिए ला सकता हूं अगर आप चाहो तो, है ना। इट्स योर चॉइस। नाउ क्या m इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, जैसे ये L/2 है तो क्या ये भी तो L/2 है, तो L/2 इंटू v क्या अंदर की तरफ आ रहा है क्रॉस, तो ये जगह मेरे पास m इंटू v इंटू r, डायरेक्शन इसकी आ रही है क्रॉस, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट दिखे तो क्या ये बॉडी ऐसे घूम रही है, मतलब I ओमेगा बाहर की तरफ, mL/12 इंटू ओमेगा बाहर की तरफ मतलब डॉट, बाहर की तरफ मतलब डॉट, करेक्ट। तो ये हो गया L/4 या L/12, मतलब ये बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा, इसको नेगेटिव मान लेते हैं अपन। तो ये जाएगा मेरे पास mL² ओमेगा बटे 4 बाहर 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, 1 माइनस 1/3 इज 2/3। कितना हो गया मेरे पास, ये आ गया क्रॉस में 1/6 mL² ओमेगा। डायरेक्शन क्या है क्रॉस। अब अगर मैं सी पॉइंट के अबाउट लगा लूं तो सी पॉइंट के अबाउट तो रॉड ऐसे घूम रही है भैया, रॉड का ओमेगा तो इधर है, रॉड ऐसे घूम रही है, करेक्ट। रॉड ऐसे घूम, सॉरी ऐसे नहीं घूम रही, ऐसे घूम रही, उल्टा बना दिया मैंने, सॉरी माय बैड। ऐसे घूम रही है ना, यूं घूम रही है रॉड, मतलब ये डॉट है, क्या है ये डॉट है। तो भाई ये अगर अपन में लिख दूं, आई नहीं है ना ये एल है यार, LC कितना हो जाएगा भाई, I ओमेगा ICOM इंटू ओमेगा, मतलब mL/12 इंटू ओमेगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी डॉट। मतलब एक्चुअल में इसका रेशियो लेंगे, LO/LC, तो क्या है -2 आएगा, LO/LC क्या -2 आएगा। और याद रखना भाई, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, कि जरूरी नहीं कि ml, जैसे कई बार बच्चे ऐसा होते हैं कि जिन बोलते हैं भैया O पॉइंट के अबाउट तो सीधे mL/3 इंटू ओमेगा लगा लो, नहीं नहीं नहीं, mL/3 इंटू ओमेगा इस पॉइंट के अबाउट नहीं आएगा। वो कब आएगा, जब इसकी डायरेक्शन सेम हो, और वो कब होगी, जब आपका पॉइंट कहाँ होगा। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के सेशन में आपको बेसिक क्लैरिटी इस कॉन्सेप्ट पे आ गई होगी। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय। Physics A Fun Day.